हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट 3 जो हमारी सीरीज़ चल रही है। आई थिंक आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफ़ी सही चल रही हो कि एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसी से रिलेटेड हम आज वीडियो को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़ हमने कवर कर लिया है पिछली वीडियो में, जहाँ पर मैंने शॉर्ट्स और प्रिसाइज नोट्स में आपको समझाया है। क्योंकि वो प्रीलिम्स से रिलेटेड ही है, मेंस मैंने उसमें अभी कवर नहीं किया है। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ जाकर चेक कर लीजिए, मेरे चैनल पर जाकर, वहाँ पर प्लेलिस्ट में मैंने सारे बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एसटीज़ के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो मैंने समझा चुकी हूँ। उसके अलावा इसका आर्टिकल कौन सा है, 338 इसका आर्टिकल है। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ ले जाते तो वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है वहाँ में। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि जो नेशनल कमीशन है एससीज और एसटीज़ के लिए, वो कब किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आया, तो वो आया था 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 के तहत। ठीक है, तो वो आर्टिकल कौन सा था, 338। अब इसमें इनका फंक्शन क्या होता है, तो आपको पता है कि अगर कोई कमीशन हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो या तो उनके राइट से रिलेटेड उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं या कोई और प्रोविज़न हो सकता है। लेकिन ऐसा ही होता है कि उनके जो एससीज और एसटीज़ हैं, उनके जो सेफगार्ड्स हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे। उसके अलावा 1999 में क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को एस्टैब्लिश किया गया। क्यों किया गया कि उनके जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके जो राइट्स वगैरह हैं या उनके वेलफेयर के लिए ये वाला जो मिनिस्ट्री है वो एस्टैब्लिश की गई थी। स्टार मार्क कीजिएगा डेट पर, 1999 में। ठीक है, उसके अलावा आपको मैंने पिछली वीडियो में समझाया था इस चीज़ के टाइम पर कि 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से इनका बाइफर्केशन हो गया था, इनको अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, उसके अलावा इसका कंपोजिशन देख लीजिए कि एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, उसके अलावा 3 अदर मेंबर्स होते हैं। सिंपल शॉर्ट 1C 1VC एंड +3। ठीक है, तो ये इसका कंपोजिशन होता है। उसके अलावा अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है, प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, और इनकी कंडीशंस जो होती हैं सर्विस और टेन्योर की, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाती हैं। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के आगे प्रेजेंट करते हैं और पूरी मतलब जो भी रिपोर्ट्स वगैरह है वो पार्लियामेंट फिर डिसाइड करते हैं। तो इसमें फंक्शंस वगैरह मैंने आपको जो एसटीज़ में बताए थे वही होते हैं एसटीज़ के, तो इसमें ज़्यादा कुछ हमें डिटेल में जाना नहीं है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि फर्स्ट चेयरपर्सन कौन रहे हैं एसटी के लिए, तो कुंवर सिंह 2004 से 2007 में। 2004 से 2007 क्यों बोला गया, क्योंकि 2003 में इसका बाइफर्केशन हो गया था, जैसा मैंने आपको अभी बताया था 89th अमेंडमेंट एक्ट से लेके, तो इस वजह से 2004 से 2007 तक इनका टर्म रहा है। उसके बाद प्रेजेंट कौन है इसके, हर्ष चौहान। ठीक है, अब हम देखेंगे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ क्या होता है एक्चुअली में। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनकी मदर टंग डिफरेंट है फ्रॉम द मेजॉरिटी इन द स्टेट, या मतलब किसी और हिस्से में, किसी हिस्से में मतलब किसी स्टेट के पार्ट में। ठीक है, तो इसमें अब समझ आ रहा होगा कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, किसी लोग मतलब लोगों का समूह है जो जिनकी जो मदर टंग है वो बाकी जो मेजॉरिटी पीपल हैं उनसे अलग है। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जैसे हमारे यहाँ काफ़ी हैं, लेकिन मैं आपको मेन एग्जांपल्स या जो फेमस एग्जांपल्स हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। जैसे हैं सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसीज हैं, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स एंड जैन्स। ठीक है, तो ये जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होता है वो स्टेट वाइज बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ क्या होती हैं। उसके बाद अब स्पेशल ऑफिसर, तो स्पेशल ऑफिसर का मतलब क्या है कि उनकी मतलब मतलब जैसे उसमें चेयरमैन वगैरह होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर एक ऑफिसर होगा जो इनके राइट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करेगा या इनके वेलफेयर के लिए काम करेगा। ठीक है, तो इसका ओरिजिनली में इसका कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो ये एक मतलब बोल सकते हैं कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा ये किसके तहत आई है, स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953-55 के अंडर इसका रिकमेंडेशन किया गया। उसके अलावा
तो सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 में क्या हुआ कि इस एक्ट के तहत आर्टिकल जोड़ा गया, तो ये क्या होगी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। ओरिजिनली नहीं थी, बाद में इसको एक्ट के तहत करा गया। तो कौन सा एक्ट था वो, सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, आर्टिकल 350B इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाएगी, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। फंक्शन क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जो भी सेफगार्ड्स या राइट्स वगैरह है उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। उसके अलावा जो कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को देगा और जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट के आके अपनी सारी रिपोर्ट्स रखेगा। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी क्वालिफिकेशंस, टेन्योर, सर्विस कंडीशंस वगैरह के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, उसके अलावा इस ऑफिस कब क्रिएट किया गया था, 1957 में। उसके अलावा हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इलाहाबाद में। रीजनल ऑफिसेज कर्नाटक, चेन्नई एंड कोलकाता। मिनिस्ट्री माइनॉरिटी अफेयर्स, ऑब्वियस ये तो आप लोगों को समझ ही आ रहा होगा कि उसके नाम से। ठीक है, रिपोर्ट किसको दी जाएगी, प्रेसिडेंट को थ्रू द यूनियन मिनिस्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर। उसके अलावा डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर होगा, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है ऑफिस कब क्रिएट किया गया था। उसके अलावा हेडक्वार्टर, जुरिडिक्शन, उसके अलावा आर्टिकल और कोई एक्ट है उससे रिलेटेड, तो वो याद रखेंगे। अब हम करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG ऑफ इंडिया। शॉर्ट फॉर्म क्या है, CAG ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 है। उसके अलावा इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द CAG, हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये है कि जो CAG होते हैं वो हमारे इंडिया का जो लेखा जोखा है, हमारे फाइनेंशियल जो हैं उन सबको जो ऑडिट करता है। ठीक है, उसके अलावा ये एक पब्लिक पर्स का गार्डियन होता है, गार्जियन। उसके अलावा फाइनेंशियल सिस्टम को एंटायरली बोल रही हूँ मैं, एंटायरली मतलब कि दोनों स्टेट और सेंट्रल लेवल पर कंट्रोल करता है। ठीक है, और डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पिलर बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑब्वियस हमारे प्रेसिडेंट करेंगे। टेन्योर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिएगा, 6 से 65 ईयर्स जो भी पहले हो जाए। ठीक है, ये भी रिज़ाइन कर सकते हैं कभी भी, किसको, प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंप कर। ठीक है, उसके अलावा रिमूवल कब होगा, रिमूवल कैसे होगा या क्या प्रोसीजर है, तो इसका जो प्रोसीजर है इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है, उनकी जो कंडीशंस होती हैं, उनका जो रिजोल्यूशन होता है, उसी तरह इनका होता है। स्टार मार्क कीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रीलिम्स के में क्वेश्चंस बनने लगे हैं आजकल हमारे MPPSC में, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा इस पर। तो उनका क्या होता है, उनका ये होता है, 2 कंडीशन होती हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, 2 कंडीशंस होती हैं, उसके बेसिस पर इनका रिमूवल होता है। ठीक है, उसके अलावा एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है बाय विद स्पेशल मेजॉरिटी बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, उसके अलावा नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा इनकी जो कंडीशंस हैं और जो सैलरी है वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। स्टार मार्क कीजिएगा, यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं है। उसके अलावा इनकी सैलरी भी किसके इक्वल होगी, जज के इक्वल होगी, सुप्रीम कोर्ट के। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के उस पर चार्ज होता है। उसके अलावा सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं ड्यूटीज़ ऑफ पावर। तो आर्टिकल 149 डील्स विद दी ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ द CAG। ठीक है, अब इनका क्या होता, क्या इनका ड्यूटीज़, तो इनका होता है कि जो भी स्टेट्स और यूनियन के अकाउंट्स हैं उससे रिलेटेड, मतलब उनका ऑडिट करना, वो सब। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ड्यूटीज़ एंड पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971, ये इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। उसके अलावा ये सारे जो एक्सपेंडिचर वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड जो भी काम होते हैं, फाइनेंशियल जो भी काम होते हैं, वो हमारे CAG देखते हैं। ठीक है, ये हमारे देख लिया हमने। उसके अलावा एक बार रोल और देख लीजिए क्या होता है कि टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में हमारे जो लॉज हैं पार्लियामेंट के और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा जो संविधान है उसको अपहोल्ड करके रखना है। ठीक है, उसके अलावा ये सिर्फ पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
उसके अलावा इनके आर्टिकल्स देख लीजिए, 148 CAG ऑफ इंडिया, 149 ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ द CAG, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। 150 ये पूछते भी नहीं है, 150 और 151, 148 149 पर स्टामा कीजिएगा, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम उनके बारे में कुछ और फैक्ट्स। नोट देख लीजिए कि फर्स्ट CAG कौन है हमारे इंडिया के, रहे हैं नरहरि राव। उसके अलावा 13th कौन थे, राजीव महर्षि, और अभी प्रेजेंट में कौन से 14th है, जिनका नाम क्या है, GC मुर्मू यानी गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। उसके अलावा इनको फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड बोला जाता है रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री अकाउंटिंग कमेटी, ठीक है। और जो हमारे भीमराव अंबेडकर रहे हैं, उन्होंने कुछ बोला था इनके बारे में कि CAG शैल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये किसने बोला था, भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था। उसके अलावा जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1753 में, और 2009 में जो सैलरी है जज की वो 90,000 पर मंथ डिसाइड की गई थी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हम कवर कर रहे हैं और जो हमारी लगभग होने वाली हैं। अब हम स्टैट्यूटरी बॉडीज़ को कवर करेंगे, जिसमें हमारे जो CIC, CBC वगैरह, CBI वगैरह रह गए हैं, उनको हम डील करेंगे, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं।